जय सीताराम। ये मैंने अभी कोई अयोध्या का मंदिर बनने के बाद से ये नहीं किया है। मेरे परिवार में 1947 में से आज तक मैं 74 साल का हो गया हूँ। ये हमारे यहाँ ग्रीटिंग्स का है। मेरे घर में सारे को कर्म होते हैं सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जो ग्रीटिंग है वो जय सीताराम है। छोटे बच्चे को भी सिखाया जाता है, तो वो संस्कार है मेरा परिवार जो है वेस्ट पंजाब से आता है। मैं पाकिस्तान नहीं कहूँगा, वेस्ट पंजाब से आता है, डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला से आता है, और मेरा बर्थ पार्टीशन के बाद का है। हमको नहीं बताया गया कि भाई पार्टीशन में हमारे साथ क्या हुआ। प्रॉब्ली इसलिए नहीं बताया गया कि लोग चाहते थे कि ये बच्चे जो हैं एक समाज में एक अच्छे नागरिक की तरह बड़े हों और इनके मन में कोई बायस या किसी के लिए कोई द्वेष या कोई ऐसी भावना ना हो। तो इसलिए हमको पार्टीशन की त्रासदी के बारे में कुछ नहीं बताया गया। और मुझको बिल्कुल रिसेंटली अभी पता चला, अगस्त में मैं अपनी चाची के क्रिमेशन में लंदन गया था, तो उनकी छोटी बहन, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे घर का नाम कुकू है, मैं इसीलिए बोलूँगा क्योंकि अपने घर में बैठा हूँ, और इस घर को मैंने ज़रा नज़र दौड़ा के देखा तो इसमें मुझको खाली 3 व्यक्ति ऐसे नज़र आए जिन्होंने दस्तार बांधी हुई है। राजीव जी हैं, आपके साथ श्रीमान है, और एक राजीव जी वहाँ हैं। और इतने बड़े समाज में 3 लोग दस्तार बांधे हुए हैं, और उनसे प्रखर हिंदू स्वामी जी नहीं हो सकते, लेकिन ये बैठे हैं और खाली 3 ही बैठे हैं। तो खैर कोई बात नहीं, 3 आए। एक सवार नाल लख नाल एक लड़ावा तां गुरु गोविंद सिंह ना कहां, 3 भी बहुत। ते मेरी चाची ने कहा कुकू तू बीजी दा, सॉरी पंजाबी तो मेरे ख्याल सब लोग समझ ही लेते हैं, तो थोड़ी बहुत पंजाबी हिंदी में बोलूँगा। बीजी दा तू वीडियो देखा? मैं कह नहीं, मैं नहीं देखा। कि तू देखा? नहीं, मैं कह नहीं। मुझे जो बीजी का याद है कि वो ना धीरे धीरे चलती थी, थोड़ा सा उनकी लड़खड़ाहट चलती थी। मैं सोचता था कि एज हो गई है, कोई चोट लग गई होगी। हमारे यहाँ ये प्रथा नहीं है कि बड़े से कोई चीज़ पूछी जाए, बड़ा जो कहे उसका जवाब हाँ जी होता है, ना कभी नहीं होता। तो हमने कभी पूछा नहीं। तो उन्होंने बताया कि भाई 47 में जब मुस्लिम लीग वॉलंटियर्स हमारे गाँव में आ गए तो बड़े बुजुर्गों ने औरतों को संख्या खिला दिया था, तो बीजी को भी संख्या खिलाया गया था। और बीजी के गोद में बेबी थी, जो सबसे छोटी वाली उनकी बहन थी, तो उसको उसकी डेथ तक उसको बेबी ही कहते थे। और मेरी चाची बड़ी थी तो उनकी डेथ हुई, तो रवि ने मुझे बताया। तो बीजी बेबी को लेके कुएं में कूद गई थी, लेकिन कुएं में पानी नहीं था, कुएं में ऑलरेडी लाशें इतनी थी कि वो डूब नहीं पाई। तो वहाँ के एक मौलाना ने उनको अपने घर में रख लिया। उनका तुम हमारी बेटी की तरह हो, आप हमारे यहाँ रहो, लेकिन अगर मुस्लिम लीग के वॉलंटियर्स आएंगे तो मैं आपको बुर्का पहना दूंगा और आपको मैं कहूँगा कि ये मेरी बहन है, ये मेरे पास रहने के लिए आई हुई है। मेरे फादर घर से पानी लेने के लिए बाहर निकले थे और वो वापस नहीं आए थे, तो हम तीनों लोग वहाँ से भागे। बेबी और माँ जी जो हैं मौलाना क्या रह गई, और इंदू चाची जो नहीं है, और उनकी सिस्टर रवि, वो दोनों रह गई। और दिल्ली किंग्सवे कैंप में तीनों अलग अलग जगह पे रहे 3 महीने। तीनों को नहीं मालूम था कौन कहाँ है, और उनके मामा उनको ढूंढते हुए आए, तो तब सबको इकट्ठा किया। करोल बाग में मेरी चाची का घर था, उनकी माँ ने प्राइमरी स्कूल में पढ़ा के अपनी तीनों बच्चियों को बड़ा किया और अपने सब जगह सक्षम जगह पे रहे। दूसरी घटना मैं आपको बताता हूँ पार्टीशन के बारे में। PL मेहता साहब हैं, यहाँ पे रहते हैं, 80 वर्ष के हैं। वो हमारे देहरादून में आए थे। वो 4 वर्ष के थे जबकि पार्टीशन हुआ। उनके चाचा ने उनको अपनी छाती से लगा के और उनके ऊपर लेट गए, और जब ट्रेन काट दी गई, एक तरफ मिलिट्री लगाई गई थी, दूसरी तरफ पुलिस थी। जो ट्रेन से भाग रहा था उसको गोली मारी गई थी। ये ट्रेन जब काटी गई और ट्रेन जब अमृतसर में आई तो स्टेशन मास्टर ने देखा कि ट्रेन में से कोई नहीं उतरा, तो उन्होंने अनाउंस करवाया कि भाई अमृतसर आ गया है, अब आप लोग सब लोग जो हैं सुरक्षित हैं। तो उन्होंने स्टेशन मास्टर ने जब ट्रेन में जाके देखा तो कुछ लोग हिलना जुलना शुरू हुए। उसमें से मेरे बुजुर्ग PL मेहता साहब, इनके चाचा भी थोड़े हुए, वह हॉस्पिटल जाकर उनकी डेथ हो गई। तो उनकी गर्दन पे जो खंडा मारा गया था, उस खंडे का निशान PL मेहता साहब की गर्दन पे आज भी है। 80 वर्ष के हैं, आपके देहरादून दिल्ली में रहते हैं। तीसरा, मैं कल मुझको पता चला, हमारे तुफेल भाई ने हमें
उनका नंबर दिलवाया, नहीं तुफैल जी ने, वहबर ने दिलवाया। वीर बहादुर सिंह इस समय 100 वर्ष के होंगे, उनका वीडियो आपने देखा होगा। और उसका वर्णन ये नहीं कि क्योंकि मैं हिंदुस्तान में खड़ा हूँ और एक हिंदू परिवार से आता हूँ तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उसका वर्णन बर्नी वाइट स्प्रूनर की किताब है पार्टीशन की किताब में उनके फादर ने पहले अपने सबसे बड़े भाई को मारा क्योंकि वो पोलियो से ग्रसित था, वो दौड़ नहीं सकता था। फिर उन्होंने अपने घर की जितनी बुजुर्ग महिलाएं थी उनको मारा, और फिर अपनी बेटी को बुलाया। उसको जब खंडा उसकी गर्दन पे मारने लगे तो उस बेटी की गर्दन जो बाल है, प्लीटेड हेयर, गुत कहते हैं पंजाबी में, गुत जो है गर्दन के ऊपर आ गई और वो जो चुन्नी थी वो आ गई, तो खंडा पूरा नहीं लगा। तो बेटी ने क्या किया, उसने अपनी गुत जो है आगे की और चुन्नी हटा दी, तब बाप ने अपनी बेटी की गर्दन काटी। तो कोई तो वजह रही होगी ना कि जो पिता है, जो अपने घर का बुजुर्ग है, वो अपनी घर की बहू, बेटियों, वाइफ को मारने को तैयार है। मेरी अपनी नाना, मेरी एक ही मौसी थी, और पंजाब में अमृतसर में जब 16 अगस्त को राइट शुरू हुए हैं, हाल बाज़ार में राइट्स हुए, मेरे नाना का प्रिंटिंग प्रेस था हाल बाज़ार में, और मेरी मौसी की शादी नहीं हुई थी। मेरे नाना ने मेरी नानी को कहा कि देखो, अगर हमारे इलाके में ये मुस्लिम लीग वाले आ गए तो पहले मैं तुझे मारूंगा, फिर पुष्पा को मारूंगा, क्योंकि तू अपनी बेटी को मरते हुए देख नहीं पाएगी। मेरे नाना के पास तलवार होती थी। भगवान की दया है कि वैसा नहीं हो पाया, और मेरी मौसी जो है 2006 में पूरी हुई। पूरा जीवन उन्होंने जितना भी प्रभु ने लिखा था वो किया। अब मैं आता हूँ उत्तराखंड पर। जैसे इन्होंने कहा कि कोई जगह पे जो है वैक्यूम नहीं रहता, तो उत्तराखंड में जो हिल्स की इकॉनमी थी वो सारी मनी ऑर्डर इकॉनमी थी। बाप जो है वो आईटीबीपी से रिटायर्ड था, बेटिया आईटीबीपी में चला गया था, वाइफ उसकी स्कूल में पढ़ाती थी, बड़े बुजुर्ग जो हैं कोई छोटी मोटी दुकान चलाते थे, तो सारी वाइट इकॉनमी, मनी ऑर्डर इकॉनमी। लेकिन आईटीबीपी में और कुमाऊं रेजिमेंट में, गढ़वाल रेजिमेंट में भी सीमा है कितने लोग वो समा पाएगी। तो लोग जो है व्यवसाय के चक्कर में उन्होंने पलायन किया, और मैंने गढ़वाल के लोगों को बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, हांगकांग, मकाओ, सिंगापुर, हर जगह होटल्स में उनको काम करते हुए देखा है। और कल हम रात को एक खाना खाने गए थे, तो वहाँ पे भी होटल में जो ओनर था वो देहरादून का था, और देहरादून में कहाँ, ट्यूनी का था। ट्यूनी कहाँ है, चक्राता से थोड़ा सा आगे, बिल्कुल वैली में जाके छोटा सा गाँव है। मैं वहाँ गया हूँ क्योंकि मेरी वाइफ वहाँ पे चक्राता में पोस्टेड थी, तो मुझे सौभाग्य हुआ ट्यूनी जाने का भी। तो वो ट्यूनी का बंदा मुझको यहाँ पे जीके मार्केट में रेस्टोरेंट में मिला। अब यहाँ पे माइग्रेशन कहाँ से हुआ, ये माइग्रेशन हुआ है नीचे से। ये माइग्रेशन वाले कौन लोग हैं, मेरा एक पिछला वीडियो है उसको काट छांट के दिया गया, तो उसमें ऐसे हुआ कि मेरा ठेकेदारी में कहने लगा कि डॉक्टर साहब आप हिंदू राष्ट्र मंच के क्या अध्यक्ष हैं। मैंने कहा ये क्या चीज़ होती है भाई। उनका नहीं, आपने एक वक्तव्य दिया था मुसलमानों के खिलाफ। मैंने कहा मैंने कोई वक्तव्य मुसलमानों के खिलाफ नहीं दिया था। मैंने ये कहा था कि मुस्लिम्स का माइग्रेशन यहाँ पे हुआ है, मुस्लिम्स ने इस एरिया को घेर रखा है, और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फिगर्स हम माने तो मुस्लिम समाज की जो TFR है, दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ अ वुमन, हैज गॉन डाउन फ्रॉम 4.6 टू 2.6 एंड द नेशनल एवरेज इज 2.2। तो अगर ये पॉपुलेशन बढ़ने के दो ही तरीके होते हैं, या तो बच्चे ज़्यादा पैदा हों और आदमी कम मरे, या हम फिनिश प्रोडक्ट्स ले आएँ। तो अगर फिगर्स सही हैं और TFR मुस्लिम्स का गिरा है, तो ये मुस्लिम पॉपुलेशन कहाँ से आई है। हमने फिनिश प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए हैं। कितने इंपोर्ट किए, 6 करोड़, ये हल्फनामा है। और कब से कर रहे हैं, 69 से। 71 का वॉर क्यों हुआ, क्योंकि इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं इतने शरणार्थियों को बैठा के नहीं खिला सकती। उसके बाद से ये क्रम जो है बिल्कुल चलता रहा है। उसका कारण करप्शन। तो सबसे बड़ी चुनौती इस कंट्री के लिए करप्शन की है, और अगर मोदी जी इस करप्शन के ऊपर अंकुश नहीं लगा सकते तो मेरा नहीं ख्याल कि मैंने अपने जीवन में किसी भी मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को देखा है जो इतनी क्षमता रखता हो कि करप्शन के ऊपर अंकुश लगा सके। आप सबने, क्योंकि मैं इंग्लिश स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं कॉलेज का शागिर्द कह लीजिए, उसकी प्रोजनी हूँ। Machiavelli the Prince,
advice to the princes of Florence on how to form a republic or reform an existing republic. Machiavelli says, if in a republic there are gentlemen who have not lived by their brow and have collected money thereof and made castles thereof, if such people abound in a republic, the republic is doomed. If the king wants to reform the republic, he should put down all these people in one stroke. But he should be careful never to touch their women or their property, because they will forget the loss of their loved ones, but they will never forget the parsimony or the confiscation of their property. So the king has to do all things in a guillotine operation. ये थोड़ा ये कर दिया, थोड़ा वो कर दिया, थोड़ा वो कर दिया, उससे काम नहीं चलेगा। अब 5 साल में मोदी जी फिर आएंगे और उनके लिए ये वक्त है कि जो भी सुधार करने हैं वो एकदम एक दिन 24 आवर्स में होने हैं, वो समय समय पे नहीं होने हैं। एक और बात जो उत्तराखंड के बारे में मैं कहूँगा, 2007, 2008, 2009, 11 में जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव थे जिन्होंने सर्वे कराया था देहरादून सिटी का। देहरादून सिटी में 7001 ठेले वाले जो फल और सब्जी बेचते हैं ये बांग्लादेश ओरिजिन के थे। अगेन मार्क माय वर्क, दे वर नॉट मुस्लिम्स, दे वर मुस्लिम्स फ्रॉम बांग्लादेश। एंड उनको चिन्हित किया गया था और उनकी इबादत गाहें जो कि अनऑथराइज थे उनको चिन्हित किया गया था। और शंभुनाथ श्रीवास्तव जी ने मतलब एक मेमो लिख के भुवन चंद खंडूरी जो उस समय आर्मी के थे, मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी, उनसे उन्होंने फोर्स मांगी थी कि मैं फॉरेनर्स रेगुलेशन एक्ट के अंदर इनको डिटेन कर देता हूं और डिटेंशन में डाल देता हूं और डिपोर्टेशन व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है। तो खंडूरी साहब ने उनकी मदद करने के बजाय 31 जुलाई को उनका कार्यकाल समाप्त होता था तो उनको एक्सटेंशन नहीं दी थी। शंभुनाथ श्रीवास्तव जी आज भी जीवित हैं, भगवान उनको दीर्घायु दे, वो नोएडा में ही रहते हैं। ये तब से चल रहा है, 69 से चल रहा है। और इमिग्रेशन इज अ स्ट्रेटेजिक पॉलिसी। देयर इज अ बुक बाय सिम्पसन ऑन इमिग्रेशन। इमिग्रेशन अकर्स ऑन अ स्ट्रेटेजिक लेवल फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, विद इन द कंट्री फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, within the state from city to city, in the city from locality to locality. The idea is to in one place have a sufficient number of people जहाँ पे आपका वर्चस्व कामन हो जाए और वो एक घेटो बन जाए, वो एक नो मैंस नो गो एरिया बन जाता है। स्वीडन में है, स्टॉकहोम में है, इंग्लैंड में है, जर्मनी में है, हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में हम उनको मिनी पाकिस्तान कहते हैं, वहाँ पे भी वो मिनी पाकिस्तान ही है। आई हैव बीन टू साउथ हॉल and I looked for a shop to have a good meal और उस समय मेरे दिमाग में था, till I was not in it, मुझे नहीं फर्क पड़ता था, मीट है, it could be anything। मेरे दिमाग में था तो मैंने देखा कि जितनी वहाँ पे साउथ हॉल में दुकानें हैं सबके ऊपर लिखा हुआ है हलाल मीट सर्व्ड हियर, एक भी दुकान मुझको नहीं मिली। फिर मैंने अपने ब्रदर को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मैंने खाना खाना है, कहाँ खाऊँ? ही वॉज ऑन अ फ्लाइट। कह रहे भैया आप खड़े कहाँ हो? मैंने कहा यहाँ। ही सेड उसके वापस जाओ, 500 गज वापस जाओ, आपके राइट हैंड साइड में एक ये दुकान होगी, लेफ्ट हैंड साइड में ये दुकान होगी, उसके आगे जाके एक नीलम रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आपको नॉन वेज भी मिल जाएगा, वेज भी मिल जाएगा। उससे आगे जाओगे तो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मिलेगा। इन 2 दुकानों के अलावा पूरे साउथ हॉल में आपको नॉन हलाल झटके मीट की दुकान नहीं मिलेगी। अभी हमने क्या किया, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज सरदार इकबाल लालपुरा साहब ने एक आदेश किया कि सब ईटरीज में ये इंकित किया जाए कि आया ये जो मीट यहाँ सर्व होता है ये झटका है, ये हलाल है। ये सब चीफ सेक्रेटरीज ऑफ एवरी स्टेट को गया, हमारे चीफ सेक्रेटरी को भी आया, जनवरी में आया। जनवरी में उन्होंने आदेश पारित किया, उन्होंने होम मिनिस्ट्री को कर दिया, होम मिनिस्ट्री ने एसएसपी साहब को कर दिया एंड वो वहाँ से वो फाइल में बंद हो गई, आगे कुछ नहीं हुआ। फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा कि हमने उनको भेज दिया। मैंने कहा मैम आपने गलत बंदे को भेजा, इट हैज़ टू गो टू फूड एंड सिविल सप्लाई, नॉट टू द एसएसपी। फिर भी नहीं हुआ तो फिर हमने माइनॉरिटी कमीशन को वहाँ पे कंप्लेन की, माइनॉरिटी कमीशन ने आदेश पारित किए, आदेश पारित हो गए। उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो आरटीआई लगाई हमने, आरटीआई लगवाई तो आरटीआई का जवाब आया कि साहब हमारे पास इसकी अभी नियमावली नहीं है। मैंने कहा भाई मेरे इसके लिए नियमावली की जरूरत है यार? तुम मिठाई की दुकान में जाते हो, उस पर लिखा होता है आटे का लड्डू, बूंदी का लड्डू,
ये पिन्नी है, ये बेसन का लड्डू है, उसमें वो फ्लैग करने के लिए तुम्हें नियमावली बनानी है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन काम ना करना चाहे तो ये काम होता है। लास्ट अभी जो हल्द्वानी में हुआ, क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास आज तक कोई स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं है, पुलिस वाला क्या करे वो नहीं है। पुलिस रिफॉर्म्स प्रकाश चंद जी इतने बुजुर्ग हो गए, उन्होंने सारी अपनी जिंदगी उसमें निकाल दी, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, एंड मैंने से कोई भी, it includes the present one also, they do not want to give up the control over the police. The police has to become independent. अमेरिका का मैं उदाहरण लूंगा। अमेरिका में जो US मार्शल सर्विस है, the US मार्शल सर्विस comes under the Supreme Court. The federal police comes under the Advocate General or Attorney General. And जो स्टेट पुलिस है वो उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की होती है। So they're three tier. They are totally independent of the Congress. और जो वॉशिंगटन डीसी में जो सेनेट की पुलिस है, डीसी की पुलिस, वो आपके कैपिटल हिल के अंदर आते हैं, वो कैपिटल पुलिस के नाम से आते हैं। 4 ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है। हमारे यहाँ जब तक पुलिस फ्री नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। एंड पुलिस को, इसके ऊपर एक कमेंट है क्रिश्चियन फ्रायर का, अगर आप लोगों ने किताब पढ़ी हो, इन देयर ओन वर्ड्स, she writes कि Indian police is a very colonial police and needs absolute overhaul and reform, and if reforms are not done, Indians will continue to be killed on the streets of India and no country will come to your help. You have to stand up and do your help together. अगर आप नहीं करते हैं तो आप अपने प्रोग्रेस के लिए करते चले जाइए and accept the casualties as a byproduct of the progress. Is that acceptable? To my mind, certainly not. आपको किसी उस व्यक्ति के घर पे जाना पड़ेगा जिसके घर का एक बच्चा मर गया है, और मैं गया हूँ, मेजर ढोंडियाल के घर में गया हूँ। He died because one wound to the neck. One wound to the neck tells me that there is a sniper out there which has got a 7.65 का APC round है उसका, एक बुलेट से मरा है। So there has to be a sniper there. उसके घर में कोई मेल मेंबर नहीं था जिसको मैं कंट्रोल कर सकूं। उसकी वाइफ वॉज प्रेग्नेंट और उसकी माँ थी और दादी, 3 लेडीज, एक प्रेग्नेंट लेडी। उसकी जो वाइफ है उसने बच्चे को जन्म दिया और अब ट्रेनिंग करके वो आर्मी में गई हुई है। ढोंडियाल, मेरा उसका कोई रिलेशन नहीं, एक्सेप्ट ही कम्स फ्रॉम माई सिस्टर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन सेंट जोसेफ अकेडमी देहरादून। तो ये चीज़ें हैं, ये इस गवर्नमेंट को इस इलेक्शन के बाद तुरंत करनी पड़ेंगी अगर इस देश को, इस समाज को बचाना है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और हिंदू लीडर्स जो हैं, लास्ट 5 मिनट्स तो फेल जी, 2 मिनट, हिंदू लीडर्स नीड टू लुक विद इन। हिंदू लीडर्स नीड अ सेल्फ रिप्राइजल। अभी उमेंद्र जी ने कहा शहीद का कॉनोटेशन ही उनको नहीं मालूम है। हमारे हिंदू लीडर्स ने कितने ने मलिक साहब की द कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर पढ़ी है? हमारे हिंदू लीडर्स ने कितनों ने अबू अला मदूदी की फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम पढ़ी है? 2 किताबें पढ़ ले, आपको कुरान हदीस और सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पढ़ लीजिए, जनरल जिया का उसमें फॉरवर्ड जो लिखा है वो पढ़ लीजिए, ग्रीन बुक है, पढ़ लीजिए, आपको सब विदित हो जाएगा। एंड मलिक साहब कहते हैं कि लिटिल हार्ट की थ्योरी ऑफ वॉर इज बंक, जर्मनी की थ्योरी ऑफ हार्ट इज नॉट जस्ट वॉर। एंड ये जो वेस्टफालियन सिस्टम ऑफ वो है वो भी वो नहीं है। खाली अगर कोई थ्योरी ऑफ वॉर ठीक है तो वो कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर है, बिकॉज इट इज़ अ जस्ट वॉर। बाकी सब वॉर है आर फॉर टेरिटरी, फॉर वर्चस्व, फॉर गवर्नमेंट, फॉर दिस थिंग। तो ये 2 किताबें शुड बी मेड मैंडेटरी रीडिंग फॉर ऑल पॉलिटिशियंस, all MPs, all MLAs, all police force, or paramilitary forces officers to understand what are they fighting against. They have not the vaguest idea. 47 के बाद आर्टिकल सेक्शन 121 किसी बंदे के अगेंस्ट नहीं लगाया गया है। एंड 121 says high treason, waging war against king and emperor carries mandatory death sentence. In 17th century Britain, the sentence को expand किया गया था to be drawn
hanged and quartered. The person used to be drawn to the gallows, hanged and brought down just before death. And when he was alive, he was quartered and he was disemboweled. And the entrails were in a cauldron, गरम करके उनको boil किया जाता था, public देखती थी. So it was the fear of the law. I am not saying you do that, but the fear of the law has to be there. You cannot put a policeman behind everybody. Sir, जो हमने लास्ट में कहा था, कितने लोगों ने यहाँ पे चमार रेजिमेंट का नाम सुना है? 1 2 3 4, यति जी 5 6 7 8 9 10 लोगों ने चमार रेजिमेंट का नाम सुना है. ये चमार रेजिमेंट क्या थी? 1943 में अंग्रेजों ने एक चमार रेजिमेंट बनाई. उनका मोटिव कुछ और था, लेकिन कुछ और गया. वो नहीं जानते थे कि चमार एक डेरोगेटरी वर्ड है अब द कॉन्स्टिट्यूशन, बट चामर छत्री होते हैं बिहार में. ठीक है साहब. ये चमार रेजिमेंट बनी. इनके जो ऑफिसर कमांडिंग थे मेजर कुरील थे. ये रेजिमेंट आपकी इम्फाल में लड़ी, कोहिमा में लड़ी, सिंगापुर में लड़ी, आपकी इंडोनेशिया में लड़ी, मंडेला में लड़ी, टोक्यो में लड़ी, और इसने सरेंडर्स लिए. 46 में जब अंग्रेज़ों सरेंडर हो गया, 45 में मैकार्थर ने सरेंडर ले लिया जापान का. इसमें रेजिमेंट को ऑर्डर किया गया कि आप सुभाष चंद्र बोस के आईएनए के अगेंस्ट लड़िए. टू द मैन दे रिफ्यूज्ड. दिस regiment was disbanded. Kuril was imprisoned. He came out of prison in 47, won an election from Unnao, and was in parliament. Later joined the Indian National Congress. आज तक उसके जबलपुर में उसके स्मारक हैं चमार रेजिमेंट के. मेरा फिर आपके तुफेल जी आपके मन से आग्रह है अपने प्राइम मिनिस्टर को कि उन्होंने जॉर्ज पंचम की जगह पे तो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, ये बुत या जो भी आप कहें, आई कुडंट ब्लडी केयर लेस, वहाँ पे लगा दिया. ये चमार रेजिमेंट का भी एक दिल्ली में स्मारक होना चाहिए. एक मेजर कुरील को स्थापित करना चाहिए. ये समाज को जोड़ने का एक सुनहरा अवसर है, और इससे अगर बीजेपी को 100-200 सीट का लाभ होता है तो मैं बहुत खुश होऊंगा. जय राम जी की जय श्री राम.